बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज की इस वीडियो में आपको मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम में यही रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में। और फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा और हल करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको ऑब्जेक्टिव को हल करना है। तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, पहला आपका सवाल कर रहा है, ध्यान से आपको देखना है। पहला सवाल कर रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। लेकिन कैसे होगा? अब y अक्ष पर पूछा तब बिंदुओं क्या हो गया? भुज क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर x अक्ष पर पूछे तब भी आपका जीरो होगा, क्योंकि थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ये आपका हुआ ग्राफ, ठीक ना। यहाँ ई आपका होता है एक्स अक्ष और वो ई क्या होता है? वाई अक्ष, ठीक। तो यहाँ जो होता है 0,0 वाई के लिए भी होता है और एक्स के लिए भी होता है। यहाँ क्या कह रहा था दोस्तों? यहाँ हमको कह रहा था कि भुज ज्ञात करें। भुज, तो भुज क्या होता है? एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, ठीक। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, कोटि, ठीक ना। y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। तो अब अगर पूछ देता है यहाँ x अक्ष से कोटि का मान क्या होगा, तब भी जीरो होता है, ठीक। चाहे x अक्ष से पूछे या y अक्ष से पूछे, जीरो ही होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 2 नंबर का रहा है कि सेक बी और कोस बी बराबर। अब देखिए, सेक का सूत्र होता है 1/कोस बी। सेक का सूत्र गुना क्या है? कोस बी। बगल में लिख देंगे कोस बी। अब देखिए, कोस बी और ई कोस बी कट गया, क्या बचा? सिर्फ आपका बच गया बराबर में 1। तो 1 आपका कहाँ है दोस्तों? 1 आपका डी में है, यानी कि डी ऑप्शन हो गया, ठीक आंसर। चलिए फटाफट हम सॉल्व के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर आपका कह रहा है कि किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसका आंसर जो आपका 3 का आंसर होगा, 3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छेदक रेखा कहते हैं। कह रहा है किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। तो प्रतिच्छेदित जैसे ही कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। अगर स्पर्श करता तब वह स्पर्श रेखा होता है, ठीक ना। वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक ना, तो इसलिए वह छेदक रेखा हो जाएगा। जैसे कि आपका वृत्त है, अगर ऐसे चले जाएगा रेखा तो वह स्पर्श करेगा, सिर्फ स्पर्श करके वही बीच में 2 बिंदु पे काट देगा, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु वहाँ, तो ये आपका हो गया छेदक रेखा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर रहा। 4 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको समझना है। कह रहा है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान बताने कह रहा है, ठीक ना। क्या दिया है हमको मान दिया है इसमें, ठीक ना। इसी को बैठा देंगे सूत्र पे। हमें मान क्या दिया है? थीटा की जगह कर रहा है 90 डिग्री रखने, ठीक ना। तो साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, थीटा की जगह क्या करेंगे? 90 डिग्री रख देंगे, माइनस कोस थीटा, कोस थीटा की जगह क्या रखना है दोस्तों? 90 डिग्री, ठीक। अब मान बताइए, साइन 90 का मान और कोस 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1 होता है घटा, और कोस 90 का मान क्या होता है? कोस 90 का मान 0 होता है। अब देखिए, 1 में से 0 घटेगा यानी 1 बचेगा। 1 कहाँ पर है? बी में है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का, ठीक। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक आपको समझना है। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए। 4 हो गया। 5 नंबर। 5 नंबर आपका क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। जैसे कि सहअभाज्य संख्या क्या मान सकते हैं? एगो मान लीजिए 2,5, ये सहअभाज्य संख्या हुआ, क्योंकि दोनों अलग अलग है। सहअभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो कि अलग अलग मान से कटे।
मान लीजिए हम अगर 2 और 4 को नहीं मान सकते हैं सह अभाज्य संख्या, यहाँ कह रहे हैं ना अभाज्य संख्या, 2 गो अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक। तो अब 2 को तोड़ेंगे तो 2 एका 2 लिख सकते हैं, कोमा 5 को लिखेंगे क्या, 5 एका 5। तब मोसो का मतलब हुआ जो दोनों में मिलता है, तो 1 और यहाँ 1 दोनों मिल रहा है, ठीक ना। तो यानी कि जो दोनों मिलता है वही मोसो होता है। तो सह अभाज्य संख्या का मोसो क्या निकला, 1 निकला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। मान लीजिए हम ले सकते हैं 7,11 ले लेते हैं, ये दोनों सह अभाज्य संख्या हो गया, अलग अलग संख्या हो गया ना। 7 और 14 नहीं ले सकते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ अभाज्य संख्या से भाग लगना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ या तो 1 से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो समझ गए दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। सह अभाज्य संख्या कुछ भी रहे तो डायरेक्ट अगर उसका मोसो पूछ दे समझ लेना 1 होगा, ठीक। अगर मोसो पूछ दे, इस पे आपको ध्यान रखना है कि मोसो पूछा है, क्या पूछा है, मोसो। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब दशमलव प्रसार कैसे चेक करेंगे शांत है या अशांत है, तो उसके लिए एक कंडीशन होता है दोस्तों, जिसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप आ जाए, उसी को शांत कहते हैं। या तो केवल 2 आ सकता है या केवल आपका 5 आ सकता है, ठीक। लेकिन ये दोनों के अलावा अगर कुछ भी आया तो वह आपका क्या हो जाएगा, अशांत होगा। यही मूल सूत्र है जिसको आपको याद रखना है हमेशा शांत दशमलव प्रसार के लिए। तभी 6 का जो आंसर होगा, 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए होगा। 6 का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों ए होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप यहाँ इसको जो है, इसको अगर गुणनखंड करेंगे, जैसे 3 हर का गुणनखंड करेंगे, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। देखिए ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 3/2, कितना आया, 1 2 3, यानी कि 2 पर पावर 3। ये देखिए हम जो सूत्र लिखे थे कि 2 पर पावर m, ठीक ना, हर के गुणनखंड में यहाँ ऊपर कुछ भी हो सकता है, 1/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आ गया। क्योंकि 5 पर पावर m के जगह 0 भी डाल सकते हैं हम, और किसी भी संख्या पर अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, आपको पता ही होगा। तो अब इस रूप में लिखा जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, यह शांत है। यह क्या है, शांत है, यह शांत दशमलव प्रसार है। बाकी आप लोग समय निकाल के कॉपी पे इस सबको भी हल करके देख लीजिएगा, वो शांत आएगा। जैसे सी का तोड़ेंगे तो बटे में 7 आएगा, ठीक ना। तो 7 तो होगा नहीं, सिर्फ या तो आपके बटे में 2 पर पावर कुछ भी हो सकता है, पावर से मतलब नहीं है, पावर n के जगह कुछ भी हो सकता है, और 5 पर पावर m के जगह कुछ भी हो सकता है। लेकिन या तो केवल 2 आना चाहिए हर के गुणनखंड में, या केवल 5 आना चाहिए, ठीक। या दोनों एक साथ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी में हम मेरा 3 आ जाए तो समझ लीजिए वो शांत है, गलत है, वो शांत है। शांत के लिए आपका कंडीशन है, याद रखिएगा, हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आना चाहिए, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। देखिए क्या कह रहा है, मध्य बिंदु, ठीक ना, मध्य बिंदु निकाल लें। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2
बटे 2, यह सूत्र होता है। अब देखिए x1 ई वाला जो होगा आपका, ई आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक, ई आपका हो जाएगा y1। ठीक ना, पहला बिंदु होता है x, दूसरा बिंदु होता है y। 2 बिंदु है तो इसको मान लेंगे ई x का x2, ई y2। अब देखिए x1 प्लस x2, x1 क्या है -2 है, x1 क्या है -2 प्लस x2 आपका कितना है 4 है, 4 ध्यान से आपको देखना है, बटे 2। हल करने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों। y1 प्लस y2, y1 आपका कितना है दोस्तों 3 है, 3 प्लस y2 कितना है आपका 1 है, बटे 2। अब देखिए 4 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा दोस्तों, 4 में से 2 घटेगा तो आपका क्या बच जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, बटे में ई 2 है, बटे में ई वाला 2, कोमा फिर यहाँ जोड़ दीजिए 3 1 4 बटे 2। अब कटाइए 2 1 2, कोमा 2 से 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा, यानी कि आपका क्या आ गया 1,2। 1,2 जो आपका आंसर है हो गया। 1,2 कहाँ पर है, तो 1,2 जो है आपका ए नंबर में है। तो समझ गए हम जो सूत्र लिखे उस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ये जो पेन टेब है ना, ये पूरा स्क्रीन पे काम नहीं करता है, इसलिए कभी कदार हमें हाथ से भी चलाना पड़ता है, ठीक ना। पूरा इतना ही काम करता है, इससे ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर आप लोग इसका सलूशन जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा पूरा स्क्रीन पे क्यों नहीं काम करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर का है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसमें सूत्र पूछा है दोस्तों, बेलन का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है। तो सूत्र आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो हम बताते हैं। सूत्र होता है 2πr(h), सूत्र पूछा है तो सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक ना। 100% मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ, ठीक ना। और हल करने आपको कोई नहीं सिखाएगा। इस तरह का सवाल अगर पूछता है, हल करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। 9 नंबर का रहा है सेक 60 डिग्री का मान। तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा। सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान आपका होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। फिर 10 नंबर में कह रहा है सार्वअंतर डी हो सकता है। तो सार्वअंतर डी क्या हो सकता है, वह जो है दोस्तों निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, यानी कि इनमें से सभी। डी सार्वअंतर आप लोग जानते होंगे, जब एपी निकालते होंगे तो निकालते हैं ना सार्वअंतर, यानी कि डी दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो कभी प्लस में भी आता है, कभी माइनस में भी आता है, कभी 0 भी आता है सार्वअंतर। इससे घबराना नहीं है आपको। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 5 + 3√2 है। 5 + 3√2 है तो क्या हो जाएगा, रूट लगा हुआ है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी संख्या में अगर रूट लगा रहे तो वह अपरिमेय संख्या हो जाए, चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे या गुणा में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर वर्गमूल से बाहर निकल रहा है तब वह जो है आपका नहीं है, तब वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। कैसे, हम थोड़ा आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ आपको जो है ना, जैसे आपको मान लेना है ये यहाँ दिया है 5 + 3, रूट में अगर 4 रहता तब क्या होता, यह अपरिमेय होता नहीं, क्योंकि देखिए 5 + 3 रूट 3 गुना √4, 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2। अब क्या हो जाता, 5 + 3 दूनी 6। अब तो आपका नहीं है अपरिमेय संख्या, इसलिए ध्यान देना है कि रूट से बाहर निकलता है या नहीं। अगर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तब आपका ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, वरना नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। मान लीजिए दोस्तों आपसे पूछ दे कि √16 है, √16 क्या है, तो क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 16 वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, 4 इसका वर्गमूल से बाहर निकलेगा।
तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर रूट से बाहर निकल रहा है तब परिमेय है, अगर रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तब वो परिमेय है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। 12 का क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 12 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, या तो एक से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे, ठीक है ना, इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 28 में 14 दूनी 28, 2 से भी लग रहा है। 69 है, 3 से लग जाएगा, इसमें 3 दूनी 6, 3 तिया 9। उसके बाद 63 है, 9 सते 63 लग जाएगा। बताइए 71 ऐसा है, या तो 71 से भाग लगेगा, ठीक ना, या तो 71 से भाग लगा सकते हैं एक बार में, या 1 से भाग लगा सकते हैं। अभाज्य संख्या वही होगा जिसमें स्वयं से भाग लगे या 1 से भाग लगे। चलिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। उल्टा सवाल पूछा है, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय संख्या निकालना है। ये 4 ऑप्शन जो है इसमें कोई ना कोई अपरिमेय संख्या होगा। तो अभी मैं आपको पूरा एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे कि रूट 7 है, वर्गमूल से निकलेगा रूट 7, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है। फिर बी है आपका, बी में जो है रूट 13 है, तो रूट 13 भी वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन सी जो है आपका, सी ऑप्शन रूट 25 जो है, इसको हम लोग वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, 5 गुना 5 पचे 25, रूट से बाहर निकलेगा, यानी 2 गो मिल के एगो बाहर 5 निकल गया। ये क्या निकल गया आपका, परिमेय संख्या। तो यही ना पूछ रहा था कि ओ परिमेय नहीं है, यानी कि सी ओ परिमेय नहीं है, सी ओ परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। समझ गए, उम्मीद है कि वो परिमेय और परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। वैसे डी में भी देखिए रूट 31 जो है, ये भी आपका वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इसमें भी देखिए वही कह रहा है, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अभी तुरंत हम बताए थे दशमलव प्रसार कब होगा, जब हर के गुणनखंड में 2 पर पावर एन होना चाहिए, ठीक ना, एम लिख दिए, क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए आपका। 2 पर पावर क्या होना चाहिए, एन गुना 5 पर पावर एम के रूप में आना चाहिए हर के गुणनखंड में। तो इसमें आपको देखना है किसके हर के गुणनखंड में आता है, ठीक ना। तो इसमें जो आपका हमें लगता है 160 को तोड़ेंगे, जब 160 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे 8 दूनी 16, फिर क्या करेंगे 2 से तोड़ेंगे 40 बार में लगेगा, ठीक है ना, हर का गुणनखंड कर रहे हैं। फिर 5 से तोड़ेंगे 8 पंचे 40, फिर 8 को तोड़ेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4। अब इसमें देखिए दोस्तों 160 हर है आपका, क्या निकला, देखिए पूरा काम नहीं करता है, ठीक ना। तो 2 कितना आया, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर कितना आया 5 गुना 5 कई बार आया, 1 बार, 5 पर पावर हमें 1 लिख देना है। देखिए 2 पर पावर एन के रूप में ई आया, 5 पर पावर एम के रूप में ई आया। तो देखिए ई पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 आया, तो इसका मतलब ई क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। बी आपका आंसर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 5 तिया 15, 15 को तोड़ेंगे 5 तिया 15, 3 आ गया ना, ये नहीं होगा। 60 को तोड़ेंगे 15 चौके 60, 15 तिया 5 तिया 15 चौके 60, देखिए 3 आ जाएगा इसमें भी। 35 को तोड़ेंगे 7 पचे 35, यहाँ जो डी ऑप्शन है 35 है हर में, तो 5 7 35, 7 आ गया ना, नहीं होगा, केवल 5 रहना चाहिए या केवल 2 रहना चाहिए। उम्मीद है कि दोस्तों शांत और अशांत भी आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए 15 नंबर कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या क्या होगा, सम संख्या क्या होगा, 2 से शुरू होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस प्रकार डॉट डॉट। लेकिन हमें कितना कह रहा है, हमें कह रहा है सिर्फ 2 लेने, तो 2 को ले लिए, 2 और 4,
इसका हमें महत्तम समापवर्तक, ये जो कह रहा है महत्तम समापवर्तक, इसी को कहते हैं मोसो या अंग्रेजी में HCF कहते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है दोस्तों, 2 और 4 का मोसो निकालना है। ठीक ना, तो मोसो देखिए 2 को लिखेंगे तो 2 एका 2, और 4 को लिखेंगे तो 2 गुना 2 एका 4। ठीक ना, 2 दूनी 4 एका 4। तो मोसो वही होता है दोस्तों, मोसो में क्या होता है, जो दोनों मिलता है। देखिए ई दोनों मिल गया, इसको लिख लेंगे। ठीक, गुना, फिर अब कुछ नहीं मिल रहा है, लास्ट में 1 मिल रहा है, 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 एका 2 हो गया आपका। मोसो उसी को कहते हैं जो दोनों में मिलता है। तो 2 आपका आंसर निकल गया। 2 कहाँ पर है, सी में आपका 2 है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते। थोड़ा हम जो है ना दोस्तों कलर अलग ले लेते हैं, ज़्यादा दिखने वाला, ये भी सही से नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है 16 नंबर, इसको ध्यानपूर्वक समझना है। बहुत सवाल पूछता कर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ठीक ना, यह सवाल बहुत पूछता है एग्जाम में, विद्यार्थी छोड़ के आ जाता है। ध्यान से आपको समझना है। यहाँ हमें क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा समीकरण यहाँ हमें दिया है। ठीक ना, समीकरण हमें दिया है। तो इसमें जो है दोस्तों एक चीज़ आपको समझना है, समीकरण जो दिया है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह आपका ए होता है, यानी कि ए बराबर या एक्स के बगल में नहीं कुछ तो 1 है। ठीक ना, उसके बाद होता है बी बराबर होता है जो एक्स के बगल में है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, और सी बराबर आपका हो जाएगा E-2। ठीक, इसको समझना है बेहतर तरीका से। अब हमें क्या कर रहा है दोस्तों कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकाल लें। ठीक, अब देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा से भाग देंगे, अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा गुना 1 क्या हो जाएगा यहाँ बीटा, प्लस फिर बीटा से भाग देंगे, बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा गुना 1 क्या हो जाएगा अल्फा। या आप इसे सीधा करके भी लिख सकते हैं, पहले अल्फा फिर बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a बटे में a पूरे के बटे अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। अब देखिए नीचे वाला a और नीचे वाला a कट गया, क्या बचा ऊपर सिर्फ -b बटे में क्या बचा c बचा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ देखिए कि b बराबर हमें क्या आया है, b बराबर हमें आया है 1/c बचा, c के जगह क्या आया है -2। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ भी b में माइनस लगा है, तो यहाँ हमें 1 के सामने माइनस लगाना होगा, ई माइनस कट गया, क्या बचा 1/2। 1/2 जो है आपका आंसर हो गया। 1/2 कहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिए 1/2 आपका ए ऑप्शन में है। ठीक, समझ गए उम्मीद है दोस्तों। हम जो सूत्र लिखें उस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक ना, क्योंकि हम जो समझाते हैं पूरा तरीका समझाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an+b है तो इसका पदांतर है। ठीक ना, पदांतर का मतलब होता है वही सार्व अंतर, ठीक ना, पदांतर का मतलब भी वही होता है सार्व अंतर को ही पदांतर कहते हैं, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक, डी से सूचित करते हैं। तो हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें मान दिया है क्या an+b। ठीक ना, सिर्फ हमें क्या दिया है कि an+b, इसी से हम लोग निकाल लेंगे पदांतर। अगर यहाँ कह दे कि nवां पद है तब एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि इस टाइप का अगर सवाल दे दे आपको, यहाँ a के जगह कभी कदाल अंक भी दे सकता है 5n+6 इस प्रकार, तो हमें n बराबर अपने मन से 1 2 3 4 तक
डॉट डॉट में रख सकते हैं, क्योंकि कभी कदाल इसमें कहता है कि AP ज्ञात करें। इस तरह के सवाल में हम बताएं ना, यहाँ A के जगह आपको कभी कदाल ऐसे दे देगा कि 5n+6। अब इसमें कह देगा कि AP ज्ञात करे या पदांतर या सर्वांतर ज्ञात करे, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना, बस आपको समझना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो n के जगह एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक। तो a गुना n के जगह अब की बार 1 रख रहे हैं पहले, प्लस b, ठीक ना, b। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, a गुना 1 क्या हो जाएगा, a प्लस b, ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ जो है ना आधे स्क्रीन काम करता है मोबाइल पेन टैब, ठीक ना। तो अब जो है फिर आपको क्या करना है, एक बार 2 रखेंगे तो n की जगह अब की बार 2 रखेंगे प्लस b, ये क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस b, क्या हो जाएगा b। अब पदांतर के लिए क्या करते हैं, ये आपका दूसरा पद निकल गया, ये पहला पद, ठीक ना। तो दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, यानी कि 2a प्लस b माइनस करेंगे इसमें पहला पद a प्लस b, ठीक ना। 4 तक रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर AP का दे निकालने तब 4 तक रख सकते हैं आप। अब देखिए 2a प्लस b माइनस माइनस गुना a, माइनस a प्लस माइनस b, ठीक। अब देखिए ये माइनस b प्लस b कट गया, बचा क्या 2a घटा a, सिर्फ क्या बचेगा 2 गो a में से एगो a घट जाएगा तो एगो a बचेगा। ये आपका क्या निकल गया आंसर, जो कि कहाँ पे है, बी में है, ठीक, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का रहा है, ध्यान से आपको समझना है। 18 नंबर कि बिंदु P 6, -5 का भुज है, ठीक। देखिए पहला जो बिंदु दिया रहे इसे हम लोग x भी कहते हैं या भुज भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। दूसरा बिंदु जो दिया रहे इसे हम लोग y अक्ष भी कह सकते हैं, या आपको कोटि भी पूछ सकता है, ठीक ना। इसका जो है ना यहाँ लिख देते हैं, वहाँ काम नहीं कर रहा है, कोटि। अगर आपसे कोटि पूछे तब आपका -5 होगा, अगर भुज पूछे तब 6 होगा, ठीक ना, नोट कर लीजिएगा। x अक्ष से दूरी जो होता है वह कोटि होता है, y अक्ष से जो दूरी होता है वह भुज होता है, ठीक। तो ये अगर आपसे भुज पूछे तो पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि। तो इसमें भुज हमसे पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है भुज, तो भुज आपका 6 हो जाएगा। अगर कोटि पूछता दोस्तों तब कोटि, तब आपका -5 हो जाता, ठीक। याद रखिएगा, पहला भुज दूसरा कोटि, ठीक ना। समझना बेहद ज़रूरी है मैथ को दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि बिंदु 2, 3 स्थित है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में, यानी कौन सा पाद में जो है स्थित है यह निकालना। अब इसको समझ लीजिएगा ना दोस्तों, आप कोनो बिंदु दे देंगे ना आप निकाल लीजिएगा। आपको समझना क्या है, देखिए ये आपका ग्राफ हुआ, ये पहला x होता है, पहले ये वाला लाइन, ये होता है y लाइन, ध्यान से समझना है। तो ये जो होता है ई प्लस में होता है, दोनों प्लस में, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, या इसको ऐसे भी आई में लिख देता है रोमन में प्रथम पद। ये होता है माइनस प्लस, इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय पद, क्या कहते हैं द्वितीय पद, या ऐसे रोमन में डबल आई दे देता है। और ये जो होता है माइनस में होता है दोनों, x भी माइनस में y भी माइनस में, इसे कहते हैं तृतीय पद। इसे 3 गो आई से भी रोमन में लिख सकते हैं। और इसमें होता है क्या होता है x प्लस y माइनस होता है, यानी कि ये होता है चतुर्थ पद। ये आपका क्या हो गया चतुर्थ पद, यानी कि आई भी लिख सकते हैं। अब इसको समझना है, ये जो बिंदु दिया है 2, 3, इसके आगे क्या लगा है, दोनों के आगे प्लस प्लस है ना,
प्लस प्लस, चिन्ह देखना है आपको, अंक नहीं देखना है दोस्तों। क्या देखना है? चिन्ह देखना है। तो चिन्ह यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 प्लस, पहला होता है एक्स फिर दूसरा वाई, तो एक्स वाई यू वाई हुआ। तो यहाँ देखिए ये एक्स वाला भी प्लस वाई वाला भी प्लस, यानी कि दोनों प्लस है। तो दोनों प्लस किस में होता है? प्रथम में, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रथम पाद। इसी में दोस्तों अगर आपको दे दे कि -2,3 किस पाद में है, तो देखना है कि ई माइनस है ई प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय। इसी में आपको दे दे कि -2, -3, तो दोनों में माइनस लगा है, यहाँ भी, तो दोनों में माइनस कब लगता है? तृतीय में। अगर दोस्तों आपको दे दे कि सिर्फ 2 और -3, तो देखना है कि 2 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, यानी कि प्लस माइनस चतुर्थ। उम्मीद है कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक, 20 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, ध्यान से आपको देखना है। कह रहा है यदि x बराबर a, y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a b का मान ज्ञात करें। क्रमशः में है, यानी a b का मान निकालना है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि x बराबर a और y बराबर b दिया है। तो अगर हम x और y का मान कटा के निकाल लें दोनों समीकरण से विलोपन विधि से, तो हमें जो x का मान होगा वो a का मान हो जाएगा, जो y का मान होगा वो b का मान हो जाएगा। आसान तरीका से बस आपको कटाना है समीकरण का, आप जिस विधि से कटाइए। पहला समीकरण आपका क्या है? पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, फिर दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर 4। लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 4। विलोपन विधि से कटाते हैं तो क्या देखते हैं? दोनों माइनस प्लस होना चाहिए। देखिए माइनस प्लस वाई कट गया दोनों, एक एक्स क्या हो जाएगा आपका? 2x प्लस 4 2 6 हो जाएगा। सॉरी बराबर है ना, इधर बराबर है। x बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे में ई 2 आ जाएगा। ठीक, कटा देंगे, 3 बार में कट गया। x का मान 3। अब x का मान समीकरण में 1 में रखने पर, ठीक ना, लिखते हैं ना, रखने पर समीकरण 1 आपको मान सकते हैं। इसको क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। x आपका कितना निकला है? x आपका 3 निकला है। 3 माइनस वाई बराबर 2। जब माइनस वाई बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, ई प्लस है तो इधर है के -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2 में से 3 घटेगा -1, माइनस कट गया, यानी y बराबर निकल गया 1। अब देखिए हमें क्या निकला? x बराबर हमें निकला 3, y बराबर क्या निकला दोस्तों? y बराबर हमें निकला 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया है? x बराबर a और क्या दिया है? y बराबर b। अब देखिए ये a का मान हुआ, ई b का मान हुआ, यानी कि आपका a का मान कितना निकल गया? 3 और b का मान कितना निकल गया? b का मान 1। ठीक ना, यानी कि 3,1 आपको कहाँ पर मिल रहा है? 3,1 सी में मिल रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर का रहा है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। देखिए प्रकृति ज्ञात करने का रहा है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? d निकालना है। d यानी कि विवेचक मूलों की प्रकृति अगर निकालना हो तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ आपका x² का जो गुणांक होता है वो आपका क्या होता है? a होता है। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है x² के बगल में। फिर x का जो गुणांक होता है वो आपका b होता है। ठीक, हम पूरा शुरू से समझा देते, अगर नहीं जानते होंगे तो समझ जाएंगे। c बराबर अचर पद होता है। अचर पद आपका क्या दिया है? 4 दिया है। अब क्या कह रहा है कि मूलों की प्रकृति निकालने, तो इससे पहले हमें विवेचक यानी कि d निकालना होगा। तो d बराबर सूत्र होता है b²
माइनस 4AC 4AC। यह डी का सूत्र होता है, यानी कि विवेचक भी कह सकते हैं, विविक्तकर भी कह सकते हैं। बी स्क्वायर, बी के जगह आपका कितना है 2 है, यानी कि आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह क्या है 1 गुना सी के जगह 4 है 4। 2 का स्क्वायर निकल जाएगा 4 माइनस 4 एका 4 4 चौके 16। 4 में से 16 घटेगा माइनस 12। अब ये माइनस में आ गया ना दोस्तों, डी का ही ना मान हुआ, डी का मान माइनस में आ गया। माइनस में कुछ भी हो सकता है, माइनस 100 माइनस 150 माइनस 50 माइनस 12। तो जब माइनस में निकल जाए वह जो है मूल ओ वास्तविक होगा। मूल क्या हो जाएगा, मूल ओ वास्तविक क्या हो जाएगा, मूल ओ वास्तविक। तो यहाँ कहाँ है, मूल ओ वास्तविक सी में है, सी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप। 22 नंबर का रहा बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी है। ठीक, अब इसको ध्यान पूर्वक आपको समझना है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि समझने में बेहतर रहे। अब देखिए बीच की दूरी निकालना है, तो ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक ना। सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर x1 घटा x2। कुछ लोग y1 घटा x2 घटा x1 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, इसका क्या होता है होल स्क्वायर, ठीक ना, प्लस y1 घटा y2 इसका होल स्क्वायर। ठीक ना, देखिए x2 घटा x1 लिखिएगा फिर भी सही है, ठीक ना, गलत नहीं है क्योंकि स्क्वायर जो लग जाता है। अब देखिए आपका x1 आपका 4 है, 4 घटा x2 आपका कितना है 2 है, इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक, प्लस y1 आपका -1 है, घटा y2 आपका 3 है। ठीक, इसका क्या है होल स्क्वायर, और इस पे पूरे पे रूट है दोस्तों। ठीक ना, नीचे दे देंगे, इसमें एडजस्ट नहीं होगा। 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस। ठीक, माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, यानी कि -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक ना, x1 घटा x2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अभी क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 4 20 का अंडर रूट 20 का वर्गमूल क्या निकलता है 2 दूनी 4 4 5 4 गुना 5 4 5 20, यानी कि 2 को 2 मिल के बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ये 2 को 2 मिल के एक रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 को 2 रूट में बच जाएगा सिर्फ 5, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो यानी कि 2 रूट 5 निकल गया, 2 रूट 5 आपका आंसर। 2 रूट 5 कहाँ पर है, 2 रूट 5 आपका डी में है। ठीक, इसी प्रकार आपको बनाना है दोस्तों। ठीक ना, और दोस्तों अगर चाहिए पूरा सलूशन, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम और पूरा सलूशन आपको बता देंगे एक ही वीडियो में पूरा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और मैथ बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम बेहतर नंबर आएगा आपका मैथ में।